ये कहानी उस समय की है जब भारत आजाद हो चुका था, पर लोगों के मन में अब भी पुरानी यादें और नए सपने लड़ रहे थे। पार्क की बेंचों पर बैठे ये बुजुर्ग सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि एक बदलते हुए समाज की तस्वीर खींच रहे हैं। आजादी मिल गई, पर असली आजादी क्या है? ये प्रश्न आज भी खड़ा है। चलिए सुनते हैं एक दिलचस्प दास्तान। सुनी सुनाई बातें। हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा पार्क है जिसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में बस 5 मिनट लगते हैं। सुबह के वक्त कई बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के सज्जन वहां टहलते रहते हैं। इनके अलग अलग दल बने हुए हैं और हर दल में 3-4 लोग होते हैं। हर दल की चर्चा के विषय भी अलग होते हैं, जैसे राजनीति, धर्मशास्त्र, किसी पहुंचे हुए साधु बाबा की महिमा, शेयर बाजार की मंदी या आज के दौर के लड़के लड़कियां वगैरह। आश्विन का महीना है। मैं एक दल के कुछ पीछे ही चल रहा था कि अचानक बारिश आ गई। पार्क में खपनेल की छत वाला एक छोटा सा शेड बना है, चारों सज्जन उसी में घुस गए। पहले वहां 2 बेंच हुआ करते हैं, अब बस एक ही बचा है, दूसरा चोरी हो गया। मुझे हिचकिचाते देख एक सज्जन बोले, अरे अंदर आ जाइए ना, भीग क्यों रहे हैं? बेंच पर 5 लोग आराम से समा जाएंगे, बस थोड़ी सी घिचपिच ही तो होगी। बंगाली में थैंक यू जमता नहीं, सो मैंने आभार जताने के लिए अपनी मुस्कान बिखेरी और बेंच के किनारे बैठ गया। मैं इन्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं, पर किसी को निजी तौर पर जानता नहीं। मजबूरी में कल्पित नाम देकर इनकी इस अनोखी चर्चा का वर्णन कर रहा हूं। पहले सज्जन जिन्होंने मुझे अंदर बुलाया, सांवले रंग के, दुबले पतले और सिर से गंजे हैं। मूंछें साफ हैं, उम्र 50 के करीब। आंखों पर मोटे शीशे वाला चश्मा है और हाथ में अखबार। इन्हें देखते ही लगता है कि मास्टर साहब हैं। दूसरे सज्जन को बहुत सालों से हमारे मोहल्ले में देख रहा हूं। इनकी उम्र अब कोई 65 के करीब होगी। गोरा रंग, भारी बदन और थोड़े नाटे। 15 साल पहले इनकी काली मूछें देखी थीं, फिर जैसे ही वे पकने लगी, बुढ़ापे के निशान छिपाने के लिए उन्होंने उन्हें साफ करवा दिया। आजकल इनके बाल लगभग सफेद हो चुके हैं, पर सिर की जमीन अब भी उपजाऊ है, गंजापन नहीं आया। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने अब छाती तक दाढ़ी, मूछ और गर्दन तक घुंघराले बाल बढ़ा लिए हैं, जिससे उनका चेहरा किसी ऋषि जैसा दिखता है। शायद वे योग शास्त्र, थियोसॉफी, फलित ज्योतिष या इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे गूढ़ विषयों के जानकार हैं। इन्हें भारद्वाज बाबू कहना ठीक रहेगा। तीसरे सज्जन गठीले बदन के हैं। रंग गहरा सांवला, उम्र कोई 60 साल, खिचड़ी मूछें और चेहरा किसी खानदानी रईस जैसा। पहने हुए निकर और बिना बाहों वाली कमीज, मुंह में एक बड़ा सिगार। वे हमेशा भौहें सिकोड़े रहते हैं, मानो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा हो। पक्का वे किसी ऊंचे औहदे वाले सरकारी अफसर रहे होंगे। इन्हें बाबू कहना शायद छोटा करना होगा, इसलिए चौधरी साहब कहूंगा। चौथे आदमी की उम्र अंदाजन 45 साल है। लंबा और मजबूत कद, काला रंग और बदन पर आधा मैला खादी का कुर्ता। मूछें हिटलर स्टाइल में कटी हुई है, पर दिखने में भले मानुस लगते हैं। बड़े विनय से गर्दन झुकाकर सबकी बातें बड़े गौर से सुनते हैं और बीच बीच में किसी अनाड़ी की तरह टिप्पणी करते हैं। वे क्लर्क हैं या संगीत के उस्ताद या फिर वोटों के दलाल, ये समझ पाना मुश्किल है। इन्हें भजरी बाबू कहूंगा। जीभ से एक निराशा भरी आवाज निकालते हुए भजरी बाबू बोले, दिन ब दिन ये क्या होता जा रहा है बताइए भला। जितना कमाता हूं उसमें खाने को भी पूरा नहीं पड़ता। ट्राम बस में खड़े होने की जगह नहीं है, ऊपर से अब ये बम का नया उपद्रव जुड़ गया है। बड़ा लड़का बिगड़ता जा रहा है, उसे डांटने की भी हिम्मत नहीं होती। अपने दोस्तों को उकसाकर किसी दिन मुझे ही घायल कर देगा। मास्टर साहब बोले, 800 साल की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ है। अब कुछ लोग तो बेकाबू और बेलगाम होंगे ही। ये नाफरमानी, बम, चोरी, डकैती, कालाबाजारी और रिश्वत, ये सब कुछ वक्त तक सहना ही पड़ेगा। जाहिर है इसे रोकने की कोशिश भी करनी होगी, पर यह सब आजादी के दौर के अनिवार्य नतीजे हैं। दूसरे देशों में भी ऐसा ही हुआ है। चौधरी साहब ने झड़कते हुए कहा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेधड़क जिसे चाहे उसे बम मार दोगे। मास्टर, ये सब हमारे कर्मों का फल है। भारद्वाज बाबू ने तर्जनी उंगली हिलाते हुए कहा, सही कहा आपने, सब भाग्य का खेल है, पिछले जन्म के पापों का नतीजा है। मास्टर, जी नहीं, इसी जन्म के कर्मों का फल है, हमारे निजी कर्मों का नहीं, बल्कि जाति के कर्मों का। अत्याचारी अंग्रेजों और उनके चाटुकारों को मारने के लिए स्वदेशी युग के क्रांतिकारी बम फेंकते थे।
हम तब खुशी से झूम उठते थे और बैठक खानों में बैठकर उनकी तारीफें करते थे। अब अंग्रेजों का डर नहीं रहा, इसलिए आप खुलकर कह रहे हैं 1857 का विद्रोह ही आजादी की पहली लड़ाई थी। खुदीराम ही पहले शहीद थे। उन्होंने ही दिखाया था कि सिर्फ हाथ जोड़कर भारत आजाद नहीं होगा, तलवार तो उठानी ही पड़ेगी। भारद्वाज, इसी सोच की वजह से देश रसातल में जा रहा है। खुदीराम ने हमारी धर्म बुद्धि नष्ट कर दी है, लड़कों को खून खराबा करना सिखा दिया है। भजरी, क्या कह रहे हैं आप? अभी उस दिन कितने बड़े जलसे में उनकी मूर्ति की स्थापना हुई, देश के बड़े बड़े लोग आए और उस महान बालक के प्रति अपनी श्रद्धा जताई। मास्टर, गांधी जी जिंदा होते तो इससे खुश नहीं होते। जवाहरलाल भी जाना नहीं चाहते थे। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नेताजी भारत पर हमला करेंगे तो वे उनके खिलाफ लड़ेंगे। स्वदेश की मुक्ति की चाह रखने वालों के आदर्श और कर्तव्य की समझ हमेशा एक जैसी नहीं होती। चौधरी, खुदीराम ने तो अंग्रेजों को मारा था, पर अब तो हमारे ही शरीर पर बम फेंके जा रहे हैं। क्या इसे भी आप कर्तव्य बुद्धि कहना चाहते हैं? मास्टर साहब। भजरी, क्या आप खुदीराम के काम को गलत मानते हैं? मास्टर, मैं बहुत ही मामूली आदमी हूं। सही और गलत का फैसला करना मेरे बस की बात नहीं है। कर्म का जो फल आंखों के सामने दिख रहा है, बस वही कह सकता हूं। खुदीराम ने जब बम फेंका था तब बड़े बड़े नरमपंथियों ने इसे धिक्कारा था और कहा था कि उन्हें इस हिंसक रास्ते पर भरोसा नहीं है। खुदीराम की टोली ने अपना स्वार्थ नहीं देखा, अपनी जान की परवाह नहीं की, पाप पुण्य के बारे में नहीं सोचा, बस बिना किसी झिझक के सरकार से लड़ गए। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को बम नहीं मारा था, बल्कि उन नरमपंथियों की सोच में भी दरार डाल दी थी। कई नरमपंथी तो छिपकर कहते थे, वाह रे छोकरे। चौधरी साहब अब बेताब होकर बोले, आप सिर्फ फालतू की बातें कर रहे हैं। अदालत में ऐसा बोलेंगे तो जज की डांट खानी पड़ेगी। प्रश्न ये है, अंग्रेज चले गए, नेताओं का मकसद पूरा हो गया, फिर अब ये बम क्यों? मास्टर साहब ने बड़े विनय के साथ कहा, हुजूर मैं कभी अदालत नहीं गया। आपके प्रश्न का जवाब एक शब्द में दे सकूं इतनी अक्ल मुझ में नहीं है। जो मन में आ रहा है धीरे धीरे कह रहा हूं, मेहरबानी करके सुनिए। अगर जल्दी मचाएंगे तो मैं सब गड़मड़ कर दूंगा। चौधरी, ठीक है, अपनी बात जारी रखिए। मास्टर, स्वदेशी दौर के क्रांतिकारियों का इकलौता मकसद अंग्रेजों को खदेड़ना था। विदेशी शासकों के चले जाने के बाद क्या करना है, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। अपने मकसद की कामयाबी के लिए किसी भी तरह से इंसान को मारना वे पाप नहीं समझते थे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को धर्म युद्ध का उपदेश दिया था, पर महाभारत में ही दूसरी जगहों पर उन्होंने छिपकर बम मारने यानी वार करने की बात भी कही है। भारद्वाज, कहाँ कहा है भला? सब बेकार की बातें हैं। द्रोण वध के लिए बोला गया झूठ और दुर्योधन की कमर के नीचे गदा से वार करना बम मारने जैसा ही तो था। सामान्य धर्म और आपद धर्म एक नहीं होते। संकट के समय कई लोग कम या ज्यादा अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। क्रांतिकारियों ने वही किया था। बाद में जब महात्मा गांधी ने जंग का नया रास्ता ढूंढा और उसमें जीत की उम्मीद दिखी, तब वे क्रांतिकारी रुक गए, पर वे हिंसा की जमीन तैयार कर गए। बहुत से लोगों का ये मानना बन गया कि राजनीतिक मकसद के लिए हिंसा करना गलत नहीं है, बल्कि उसमें बहादुरी है। 1947 के दंगों में बहुत से शरीफ और भले हिंदू नौजवानों ने बिना किसी संकोच के खून करना सीख लिया। उसके बाद महात्मा जी की भी हत्या हुई। कई बड़े लोगों ने चुपके से कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अब देश आजाद है, क्रांतिकारियों का पहला मकसद पूरा हो गया है, पर अब दूसरे मकसद सामने आ गए हैं और उनके लिए हिंसक और अहिंसक कई रास्ते पैदा हो गए हैं। अब इकलौता मकसद शांति और व्यवस्था है और उसका रास्ता भी एक ही है, मजबूत गवर्नमेंट। जी नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मकसद हैं। कोई राम राज्य चाहता है, कोई समाजवाद, कोई किसान मजदूरों का राज चाहता है, तो कोई कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। ये लोग खुद भी साफ साफ नहीं कह पाते कि आखिर ये चाहते क्या हैं। इनके रास्ते भी एक जैसे नहीं हैं। कोई धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है तो कोई जल्दी में है। कोई समझता है या मुंह से कहता है कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बढ़िया रास्ता है, तो कोई मानता है कि शठे शाठ्यम समाचरित यानी जैसे को तैसा किए बिना काम नहीं चलेगा। कोई मानता है कि हिंसा के रास्ते ही जल्दी कामयाबी मिलेगी। आप देख ही रहे हैं आजकल कितने दल बन गए हैं। कांग्रेस उसमें भी गुटबाजी है, समाजवादी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट और न जाने क्या क्या। इन सब में अच्छे बुरे, हिंसक अहिंसक हर तरह के लोग हैं। क्या कांग्रेस में हिंसक लोग नहीं हैं?
ये मैं नहीं कह सकता। दल की नीति या क्रीड जो भी हो, हर कोई उसे दिल से नहीं मानता। हर दल में ऐसे लोग होते हैं जिनका एक ही उसूल होता है, दुश्मन को मारो चाहे किसी भी तरीके से। अगस्त रेवोल्यूशन यानी 1942 की क्रांति में कई कांग्रेसियों ने हिंसक काम किए थे। अब भी कांग्रेस के भीतर ऐसे लोग हैं जो विरोधियों को किसी भी तरह से दबाने के लिए तैयार रहते हैं। पर कांग्रेस पर महात्मा का असर अब भी है। वे चाहे जितना भी गलत करें, पर कम्युनिस्टों की तरह बम तो नहीं फेंकते। मैं ये मानता हूं कि हिंसक कम्युनिस्टों के मुकाबले हिंसक कांग्रेसी बहुत कम है, पर हर कांग्रेसी दिल से अहिंसक नहीं है और ना ही हर कम्युनिस्ट हिंसक है। ब्रिटेन में लास्की, हाल्डेन, बर्नाल जैसे बड़े विद्वान कम्युनिस्ट हैं, पर वे बुरे या हिंसक स्वभाव के लोग नहीं हैं और ना ही वे रूस के अंधे भक्त हैं। अपने देश में भी जोशी जैसे कई बड़े कम्युनिस्ट नेता हिंसा का विरोध करने की वजह से दल से निकाल दिए गए हैं। चौधरी, मास्टर साहब, आपका इरादा क्या है, साफ साफ बताइए। लगता है आप कम्युनिस्ट दल के ही मुरीद हैं। मास्टर साहब बोले, मैं किसी भी दल का भक्त नहीं हूं, इंसान को ही पूछता हूं, और मैं किसी इंसान के हर काम का समर्थन भी नहीं करता। दल का लेबल देखकर फैसला क्यों करूं? इंसान कैसा है बस यही देखूंगा। कम्युनिस्टों की ही बात ले लीजिए। बहुत से लोग हैं जो मार्क्स वगैरह की बातों पर थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं। इनका समाजवादियों से कोई बड़ा फर्क नहीं है। वहीं कई कम्युनिस्ट गुप्त समितियों के सदस्य हैं। वे स्वदेशी युग के क्रांतिकारियों की तरह छिपकर काम करते हैं और दल के नेताओं के आदेशों पर चलते हैं। इनमें से कई तो रूस के ताबेदार या अंधे भक्त हैं। जैसे कांग्रेस में हैं, वैसे ही कम्युनिस्ट दल में भी स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। जैसे कई कांग्रेसी मंत्री पद को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं, वैसे ही कई कम्युनिस्ट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डिक्टेटरी राज कायम होने पर उन्हें कोई बड़ा पद मिल जाएगा। और कई लोग, खासकर लड़के लड़कियां, बस शौक के लिए कम्युनिस्ट कहलाते हैं। वे कुछ समझते नहीं, बस कुछ रटी रटाई बातें दोहराते रहते हैं। एक दल ऐसा भी है जो बिना कुछ समझे बूझे अपने नेताओं के आदेश पर तरह तरह के हिंसक काम करता है और सोचता है कि देश के भले के लिए ही कर रहा है। ऐसे बदमाश भी हैं जिनका कोई राजनीतिक विचार नहीं है, पर मौका मिलते ही सिर्फ शरारत के लिए ट्राम बस जलाते हैं और बम भी फेंकते हैं। भर्तृहरि कहते हैं, ते वै मानुष राक्षसः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो ग्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। यानी जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भला रोकते हैं वे तो नर राक्षस हैं, पर जो बिना किसी मतलब के दूसरों का बुरा करते हैं वे कौन हैं ये हम नहीं जानते। भारद्वाज बाबू ने कहा, मास्टर, तुम्हारी बातों से यही समझ आया कि कई लोग देश का भला सोचकर ही हिंसक काम करते हैं, जैसे स्वदेशी युग के क्रांतिकारी करते थे। कई लोग जोश या बदमाशी के लिए करते हैं और कई अपने स्वार्थ के लिए। पर देश की जनता हिंसा के खिलाफ है। वे राजनीति के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें बस रोटी, कपड़ा, सुख चैन और सुशासन चाहिए। तुम्हारे इस पॉलिटिक्स से ये सब नहीं होने वाला। इस धर्म क्षेत्र भारत में प्रजातंत्र, समाजतंत्र, साम्यवाद सब बेकार और फालतू की बातें हैं। दिल्ली में जो संविधान बना है उससे कुछ नहीं होने वाला। मास्टर ने पूछा, तो फिर आप कैसा शासन चाहते हैं? भारद्वाज बाबू बोले, धर्मराज चाहिए। सबसे पहले राजा की शरण लेनी होगी। हर प्रांत में एक ऊंचे खानदान का क्षत्रिय राजा होगा और उन सब के ऊपर एक सार्वभौम राज चक्रवर्ती सम्राट होगा। प्रांत और केंद्र में सिर्फ विद्वान ब्राह्मण ही मंत्री बनेंगे, वही कानून बनाएंगे और राज चलाएंगे। जनता की कोई सभा नहीं होगी। राम, श्याम, यदु जैसे ऐरे गैरे की मर्जी से राज नहीं चल सकता। उससे सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होंगे। राजा सनातन वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे। बीच बीच में यज्ञ करके प्रजा को धर्म कर्म के लिए उत्साहित करेंगे। मंदिर मंदिर में देवताओं की पूजा होगी। शंख और घंटे बजेंगे, धूप का धुआं उठेगा। राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह गाय होगी, शेष चीते नहीं चलेंगे। राष्ट्रगान मोह मुद्गर होगा। फांसी बंद कर दी जाएगी। पापियों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। अधर्मी, नास्तिक और दूसरे धर्म वाले राजकाज में हिस्सा नहीं लेंगे। वे शहर के बाहर रहेंगे। मास्टर साहब मुस्कुराए। शानदार, जैसे सतयुग का कोई सपना हो। आपके इस धर्मराज में हिटलर और मुसोलिनी के राज की कुछ झलक मिलती है। शरीयती राज और कट्टर रोमन कैथोलिकों का आदर्श ईसाई राज भी काफी हद तक ऐसा ही है। पर दुनिया में करोड़ों सनातनी होने के बावजूद आपका ये आदर्श धर्म राज्य या शरीयती खिलाफती राज या होली रोमन एम्पायर अब दोबारा वापस आने वाला नहीं है।